जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, कोई दर्द सह के बिखर जाता है, कोई दर्द सह के निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें। यहाँ दो शब्द मोटिवेशनल कोट के रूप में देखें। देखिए, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। मतलब आपने जो अपना 100% देने की कोशिश की है वही आपका सच्चा साथी होगा, आपका परिश्रम ही सच्चा साथी होगा। इसी उद्देश्य के साथ आप निरंतर कार्य करते रहिए, बिना थके बिना रुके। और इसी क्रम में हम लोग तैयारी जीत की करेंगे और यकीन मानिए इस तैयारी के द्वारा आपको सफलता हाथ आनी ही है या आप सफल होके ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि इस सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। आज हम लोग बहुत सारी अच्छी जानकारियों को सीखने वाले हैं जो परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा नमस्ते योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? यहां विकल्प हमारे जो दिए गए मित्रों, पहला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दूसरा शिक्षा मंत्रालय, तीसरा गृह मंत्रालय, चौथा कृषि मंत्रालय। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर यह सही होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। साथ ही साथ शहरी और आवासीय मंत्रालय की पहल के आधार पर नमस्ते योजना प्रारंभ किया गया। इस नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो समाज के ऐसे लोग जिनका संबंध सफाई से है और जिनका सफाई के दौरान डायरेक्ट गंदगी से संपर्क हो, उसी को कम करने या उसी को रोकने के लिए और उनके जीवन स्तर को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह पहल किया गया है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और शहरी आवासीय मंत्रालय के द्वारा। अगर हम बात करें यहां सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी जो हैं ये केंद्रीय मंत्री हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के, जबकि हरदीप सिंह पुरी जी मंत्री हैं शहरी और आवासीय मंत्रालय के। अगर हम बात कर लें यहां पर एक शब्द यूज होता है कि गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो राज्य व्यवस्था के टर्म में मित्रों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अगर हम बात करें शिक्षा मंत्रालय के बारे में, तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं ये केंद्रीय मंत्री हैं शिक्षा मंत्रालय के। अगर हम बात करें गृह मंत्रालय के बारे में, तो अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। अगर हम बात करें कृषि मंत्रालय के बारे में, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में हैं। इसी क्रम में हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए नमस्ते जो योजना है केंद्र सरकार की, इसको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। जो ऐसे वर्कर हैं जो अपने जान की परवाह किए बगैर हमारी आपकी सुख सुविधाओं के लिए अपने जान को खतरे में डाल देते हैं, इसी को रोकना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। यहां देखिए नमस्ते का फुल फॉर्म भी दिया गया है, नेशनल एक्शन फॉर मशीनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, यह नमस्ते का फुल फॉर्म है। आइए इसी क्रम में हम लोग दूसरा प्रश्न देख लें। यहां दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? यहां हमारे विकल्प जो है दोस्तों, पहला दिया गया 19 अगस्त, दूसरा 20 अगस्त, तीसरा 14 अगस्त और चौथा जो दिया गया 29 जुलाई। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यहां केवल मच्छर से संबंधित यह दिवस नहीं है, यहां से महत्वपूर्ण एक वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है मित्रों, रोनाल्ड रास की, जिनके द्वारा मलेरिया के वाहक मच्छर जिसे मादा एनाफिलीज के नाम से जाना जाता है, इसकी खोज की गई थी और इन्हीं की स्मृति में भी विश्व मच्छर दिवस को मनाया जाता है। अब मलेरिया से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम बात करें कि मलेरिया का वाहक जो है वो कौन सा है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये मलेरिया रोग का वाहक है। अगर हम बात करें यहां मित्रों कि मलेरिया के द्वारा मानव के किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो आरबीसी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है मलेरिया। अगर हम बात करें मलेरिया की दवा के रूप में
कुनैन का उपयोग किया जाता है। ये कहां से प्राप्त होता है? तो ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, कुनैन कहां से प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। इसको आपको याद रखना है। अगर हम बात करें विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक प्रश्न और भी याद रखिए कि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत के द्वारा कब तक का निर्धारित किया गया है? तो 2030 जो है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ यहीं पे टीबी का भी याद रखना है मित्रों। टीबी उन्मूलन का कब तक लक्ष्य है? 2025 का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है। आइए दिवसों से संबंधित महत्वपूर्ण और जानकारियां देखें। अगर हम बात करें 19 अगस्त की विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब याद आप कर पा रहे हो तो यहां दो केमिकल आपको याद रखने हैं। कौन सा याद रखना है? AgBr। आप याद कर पा रहे हो, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम है मित्रों? सिल्वर ब्रोमाइड। ये फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला केमिकल है। अगर हम बात करें AgI, दोनों में खूब कंफ्यूजन होता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है या सिल्वर आयोडाइड है? तो आप ध्यान रखिए, आई क्या आई? वर्षा आई। मतलब सिल्वर आयोडाइड जो है किससे संबंधित है मित्रों? ये कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। आपको इसको भूलना नहीं है। अगर हम बात कर ले यही अमिट स्याही के रूप में या चुनावों के दौरान स्याही के रूप में किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है किसका? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का। अगर हम बात कर ले यही 14 अगस्त के बारे में, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। कब से प्रारंभ किया गया? 2021 से प्रारंभ किया गया। जबकि 29 जुलाई के बारे में बात करें तो विश्व टाइगर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में देखिए वर्ल्ड मलेरिया डे, यहां भी आपको दिखाने की कोशिश की गई पिक्चर के माध्यम से, जिससे आप इसको रिलेट कर सकें और आप कभी ना भूलें। जैसे प्रश्न आपका दिखाई दे कि विश्व मलेरिया दिवस किस दिवस को मनाया जाता है, तो आप तुरंत आंसर टिक करें 25 अप्रैल का। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े। अगला देखें, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का कौन सा राज्य ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है? अब यहां देखिए, पहला दिया गया है हरियाणा, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा बिहार। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, यह सही होगा विकल्प नंबर सी, सही होगा छत्तीसगढ़। अब यहां छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीणों के जीवन स्तर को उच्च बनाना या उसमें सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह कब से प्रारंभ किया जाएगा मित्रों? तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इसे प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई। और यहां पर मुख्यमंत्री के रूप में कौन है? तो भूपेश बघेल जी के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। अब छत्तीसगढ़ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं जो कि हम लोग याद कर लें, हमारा प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो यह चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। एक प्रश्न आप यह भी ध्यान रख सकते हैं कि इंद्रावती नदी का संबंध किससे है? तो छत्तीसगढ़ से है। और ये किस पठार से होकर बहती है? तो दंडकारण्य पठार से होकर बहती है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? यह भी आप ध्यान रखिए, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगर हम बात करें इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर हम बात करें भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है या कौन सा है? तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, भारत का 53वां है। और 52वां की बात करें दोस्तों तो यहां पर 52वां रामगढ़ विस्तारी जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें यही पिंडवानी नृत्य, कौन सा? पिंडवानी नृत्य कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पिंडवानी नृत्य कहां से संबंधित है? तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मातृत्व कौशल्या योजना
का संबंध किससे है? तो मातृत्व कौशल्या योजना का संबंध भी छत्तीसगढ़ से है। अगर हम इन प्रश्नों को रियलाइज कर लें, अगर इनको रिकॉल कर लें, तो यकीन मानिए दोस्तों हमारे प्रश्न कभी छत्तीसगढ़ से पूछे जाने वाले प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से हम कोशिश करते हैं देखने की। यहां देखिए ग्रामीण जीवन को उच्च बनाने के लिए एक पिक्चर के माध्यम से दिखाए जाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ अगर हम यहां पर अन्य विकल्पों के रूप में अगर देख लें मित्रों, तो जैसे ई अधिगम योजना, ई अधिगम योजना, ई अधिगम योजना कहां की योजना है? तो ये हरियाणा सरकार की योजना है। अगर हम बात करें बोल्ड योजना या चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा है मित्रों मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ऐसे बच्चे जो प्राइमरी स्तर में शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके लिए पोषण युक्त जो भोजन है, वो पोषण युक्त नाश्ते का व्यवस्था किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई है। आइए मित्रों इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रही अंडर 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियन में पहली भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी? अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिए विकल्प जो हमारा दिया गया है, पहला मनीषा कल्याण, दूसरा निकात जरीन, तीसरा भवानी देवी, चौथा जो दिया गया है अंतिम पंघल। यहां पर आपको कंफ्यूजन अत्यधिक होगा। आपने नाम सुना होगा अमित पंघल का, तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अंतिम पंघल है। तो आप याद रखिए कि जो स्वर्ण पदक विजेता रही वो अंतिम रही। आप ऐसे रिलेट कर लेंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। तो अब यहां पर हम ये जाने कि अमित पंघल जो है ये विजेता रही, स्वर्ण पदक विजेता, और इन्होंने किसको मात दिया या किसको पराजित किया? तो एटलीना जो है कजाकिस्तान से संबंधित थी और इन्हीं को इन्होंने क्या किया? मात दिया। साथ ही साथ अब खेल के परिदृश्य से अगर महत्वपूर्ण जानकारियों के रूप में देखें मित्रों, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, जैसे अगर हम पहले विकल्प के रूप में बात कर लें मनीषा कल्याण के बारे में, तो ऑल इंडिया फुटबॉल भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा 2021-22 के लिए कौन कौन से महिला और पुरुष खिलाड़ियों को चुना है? तो महिला खिलाड़ियों के रूप में किसे चुना है? तो मनीषा कल्याण को चुना है। जबकि पुरुष खिलाड़ी के रूप में सुनील छेत्री जी को चुना गया है। साथ ही साथ हाल ही में मनीषा कल्याण जो हैं ये पहली महिला फुटबॉलर रही हैं जो WSPS में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर के रूप में रही हैं। अगर हम बात करें निकाहत जरीन के बारे में, तो यहां से याद रखना है हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है? तो निकाहत जरीन ने प्राप्त किया है। साथ ही साथ तुर्की में हुए बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी इन निकाहत जरीन ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था भारत के लिए। अगर हम बात करें भवानी देवी से संबंधित, तो आपको ध्यान रखना है टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी में पहली भारतीय महिला जो क्वालिफाई हुई थी वो उनका नाम क्या था? भवानी देवी। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम में भी स्वर्ण पदक विजेता कौन रही हैं तलवारबाजी में? तो भवानी देवी रही हैं। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखिए, यहां दिखाया गया है अंतिम पंघल। अब ये किस राज्य से संबंधित है ये भी ध्यान रखें। तो ये हरियाणा से संबंधित है। ये कितने किलोग्राम में इन्होंने पदक प्राप्त किया है? तो 53 किलोग्राम के वेट में इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया? देखिए पहला दिया गया बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा हिमाचल प्रदेश। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, या विकल्प नंबर ये सही होगा, बिहार राज्य के मिथिला मखाना को
मखाना को जीआई टैग से प्रमाणित किया गया है। अब यहां पर जीआई का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और ये किस अधिनियम के द्वारा दिया जाना प्रारंभ किया गया? अधिनियम 1999। अधिनियम 1999। और कब से दिया जाना प्रारंभ किया गया? 2003 में भारत के लिए पहला जीआई टैग दिया गया। किसे दिया गया? दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग सबसे पहले भारत के लिए दिया गया। ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए ये दिया जाने वाला टैग है। अब यहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में अगर देखें, यहां देखिए हाल ही में बिहार से संबंधित कुछ राजनीतिक जो उथल पथल हुआ है, वहां से भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि नीतीश कुमार जी 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री जी के बारे में तो नीतीश कुमार जी ने 8वीं बार शपथ लिया है। और राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो फागू चौहान जी जो हैं ये बिहार के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है तो तेजस्वी यादव जी जो हैं उन्होंने शपथ लिया है। अगर हम बात कर लें यहीं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, सबसे बड़ी प्रतिमा कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये शयन मुद्रा की प्रतिमा जो है, ये शयन मुद्रा की, तो ये बोध गया जो कि बिहार में स्थित है, यहां बनाए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से जिससे आप रिलेट कर सकें। ये बिहार का मखाना है, मिथिला का मखाना, इसी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन के द्वारा प्रमाणित किया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत ने कुल कितने पदक जीते? यहां देखिए पहला दिया गया 61, दूसरा दिया गया 19, तीसरा दिया गया 7, चौथा दिया गया है 17। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर डी सही होगा, 17 पदक जीता गया। अब यहां से आपको ध्यान रखना है जो महत्वपूर्ण खेल के परिदृश्य में घटनाएं हुई हैं, अगर उनको हम रिकॉल कर लेंगे तो आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसे अगर हम शुरुआत से देख लें, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए थे मित्रों? 7 पदक। और पदक तालिका में किस स्थान पे रहे? 48वें स्थान पे। और यहां पहले स्थान पे कौन था? तो यहां पर पहले स्थान पर यूएसए था। अगर हम बात कर लें यही पैरा ओलंपिक की मित्रों, तो भारत के द्वारा कुल 19 पदक प्राप्त किए गए। और पदक तालिका में कौन सा स्थान? 24वां स्थान। यहां पर पहले स्थान पे कौन रहा? चीन रहा। अगर हम बात करें शीतकालीन ओलंपिक की, तो शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने कोई पदक नहीं प्राप्त किया। और यहां पर पहले स्थान पे कौन रहा? पहले स्थान पर नॉर्वे रहा। अब हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कहां किया गया? याद करना है आपको, यूएसए के यूजीन में किया गया। कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था। और अगर हम बात करें कि यहां पर भारत के लिए सिल्वर पदक किसने प्राप्त किया? तो नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में सिल्वर पदक इन्होंने प्राप्त किया। और यहां पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? तो यहां भी यूएसए पहले स्थान पर रहा। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेमों का समापन हुआ। तो यहां पर आप देखेंगे कि पदक तालिका में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? 61 पदक प्राप्त किए। और यहां पदक तालिका में स्थान क्या रहा? पदक तालिका में चौथा स्थान रहा। और यहां पर प्रथम स्थान पे कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया जो है यहां पर प्रथम स्थान पे रहा। इंग्लैंड दूसरे स्थान पे रहा। कनाडा तीसरे स्थान पे रहा। जबकि अपना प्यारा भारतवर्ष चौथे स्थान पे रहा। यहां अगर हम जो पदक प्राप्त हुए उनको डिवाइड कर लें तो 22 गोल्ड पदक भारत के द्वारा प्राप्त किया गया, 16 सिल्वर पदक प्राप्त किया गया और 23 जो है ये कांस्य पदक भारत के द्वारा प्राप्त किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। यहां देखिए आपको भारत के द्वारा प्राप्त जो खिलाड़ी हैं स्वर्ण पदक प्राप्त किया है उनका पिक्चर दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न हम देख लें। हाल ही में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन
कहां शुरू किया गया? अब यहां देखिए, पहला दिया गया इंदौर, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा शिमला, चौथा गांधीनगर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। शिमला में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब यहां से शिमला से आपको जानना है मित्रों, आपको बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है आलू अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? शिमला में स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है शिमला किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार बने हैं, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, सिप कीला दर्रा, प्रश्न पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रा और सिपकीले दर्रे का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। और रोहतांग दर्रे का नाम ही बदल के अटल टनल किया गया। और इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम बात करें यहां पर 100% एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। अगर हम बात करें 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश से आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है? तो वह हिमाचल प्रदेश से लगती है। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर जी हैं। अब विकल्पों में अन्य विकल्प भी महत्वपूर्ण हैं। अगर हम बात करें इंदौर की मित्रों, तो हाल ही में हम लोगों ने चर्चा किया है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की घोषणा किस शहर में की गई है? यह मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो भोपाल का इंदौर शहर करेगा। और स्वच्छता सर्वेक्षण पे लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की मित्रों, तो यहां पर भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहां से किया गया? तो ये महाराष्ट्र से किया गया। भगत सिंह कोश्यारी जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा किया गया। और एशिया का सबसे बड़ा महोत्सव कौन है? भारत रंग महोत्सव। अगर हम बात करें गांधीनगर की, तो गुजरात से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है कि डेक्स एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इसी क्रम में आइए यहां देखिए, एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि भारतीय जो पुलिस, महिला पुलिस है, इनका 10वां संस्करण जो आयोजन होगा, ये कहां किया जाएगा? तो ये शिमला में किया जाएगा। यहीं से कुछ अनुसंधानों से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम बात कर लें दाल अलग है, चीनी अलग है। दाल चीनी अनुसंधान केंद्र, इसको एक साथ पढ़ाने का मतलब दोनों एक ही जगह स्थित है, इसी नाते आपको ऐसा किया जा रहा है। कानपुर में दाल चीनी अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगर हम बात करें विश्व अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये कहां स्थित है? तो ये दोनों भी कहां स्थित हैं? लखनऊ में स्थित है। अगर हम बात कर ले यही मित्रों, काजरी कहां स्थित है? जो कि हरियाणा में है। अगर हम बात कर ले यही राजमुंद्री तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां है? तो वो राजमुंद्री में स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के कटक में स्थित है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो वह मनीला होगा, जो कि फिलीपींस में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला विकल्प हमारा दिया गया है राजेश वर्मा, दूसरा कपिल देव त्रिपाठी, तीसरा राजीव गौबा और चौथा जो दिया गया अजय कुमार भल्ला। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर ए सही होगा। राजेश वर्मा जी को द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। अब ये किसका स्थान ले रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है, कपिल देव त्रिपाठी जी मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। कौन किसके कार्य मुख्य सचिव के रूप में? रामनाथ कोविंद जी के मुख्य सचिव के रूप में कौन थे? तो ये कपिल देव त्रिपाठी जी थे। अब इनके स्थान पे राजेश वर्मा जी होंगे और द्रौपदी मुर्मू जी के मुख्य सचिव होंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति से
महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है मित्रों? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद वर्णित है। अगर यही उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 63 में। अब राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 54 में चुनाव की प्रक्रिया जो है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 54 में वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 60 में शपथ वर्णित है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग वर्णित है और अनुच्छेद 71 में क्षमादान वर्णित है। कल के एपिसोड में हम लोगों ने सीरीज में देखा था मित्रों कि संसद किन किन से मिलकर बनता है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है। आपको एक ट्रिक बताया गया था सरला याद रखने के लिए, सा से यहां मतलब संसद है, ये 79 अनुच्छेद में है। साथ ही साथ रा से अगर बात करें तो राज्यसभा है, ये 80 अनुच्छेद में है, जबकि ला का मतलब यहां लोकसभा है जो कि 81 अनुच्छेद में वर्णित है। राज्यसभा उच्च सदन कही जाती है, लोकसभा निम्न सदन कही जाती है। अब अन्य प्रश्नों के रूप में अगर देखें तो हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि अजय कुमार भल्ला जी का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया था। ये कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अजय कुमार भल्ला जी कौन है। आइए इसी क्रम में हम लोग यहाँ पिक्चर के माध्यम से देखें। ये राजीव वर्मा जी हैं जो कि नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति महोदया के मुख्य सचिव के रूप में। अब यहाँ से राष्ट्रपति से संबंधित आपको याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू जी पहली आदिवासी महिला के रूप में चुनी गई हैं और ये क्रम में कौन होंगी? तो ये 15वीं जो है ये राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ आदिवासी के रूप में पहली, लेकिन महिला के रूप में दूसरी महिला, पहली महिला कौन थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नया नाम क्या होगा? अब यहां देखिए दिया गया है चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नया नाम क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस, दूसरा दिया गया चंद्रशेखर, तीसरा दिया गया शहीद भगत सिंह और चौथा दिया गया दादा भाई नेहरू जी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। ऐसी घोषणा किसके द्वारा की गई? पंजाब सरकार के द्वारा की गई। अब यहीं पर हमको ध्यान रखना है पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान जी हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। हाल ही में यहाँ के विधानसभा चुनाव हुआ है, तो आपको याद रखना है कितनी सीटें हैं? 119 सीटें हैं और यहां पर सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी या आप की सरकार है। अगर हम बात करें पंजाब जो है, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब राज्य से है। अगर हम बात कर लें यहीं 5 नदियों की भूमि के नाम से किस प्रदेश को जाना जाता है? तो पंजाब को जाना जाता है। साथ ही साथ अमृतसर की स्थापना कहां पर की गई थी? तो पंजाब में किया गया था अमृतसर शहर का। और किसके द्वारा किया गया था? गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। हाल ही में हमने मित्रों सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ी है कि सिंगापुर का पदांग जो है ये चिन्हित किया गया है 75वां राष्ट्रीय स्थल के रूप में। साथ ही साथ दादा भाई नेहरू जी के बारे में पढ़ा है कि लंदन के इनके घर को ब्लू फ्लैग के रूप में चिन्हित किया गया है लंदन की सरकार के द्वारा। आइए इसी क्रम में हम लोग यहाँ एक पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। यहाँ देखिए ये चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का पिक्चर दिखाया गया है और भारत के जो वीर सपूत असली हीरो कहे जाने वाले हैं ये सरदार भगत सिंह को दिखाया गया है। इनका एक प्रचलित नारा था जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। आइए हम लोग इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत ने अगस्त 2022 में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली RT-PCR किट
का शुभारंभ किया है? तो यहां देखिए, पहला दिया गया कोविड-19, दूसरा दिया गया चिकन पॉक्स और तीसरा दिया गया पोलियो, चौथा दिया गया मंकी पॉक्स। यहां जो सही विकल्प हमारा है दोस्तों, ये मंकी पॉक्स होगा। भारत के द्वारा पहला स्वदेश निर्मित RT-PCR किट जो है, ये किस बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है? मंकी पॉक्स के लिए। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, मंकी पॉक्स किस प्रकार की बीमारी है? जूनोटिक प्रकार की बीमारी है। जूनोटिक प्रकार की बीमारी है। इसका आशय यह है मित्रों कि यह जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है। अगर हम यही बात कर लें, हाल ही में WHO ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपात के रूप में घोषित किया है? किस बीमारी को? मंकी पॉक्स को घोषित किया है। इसके लक्षण क्या हैं? तो यहां पर तेज बुखार और शरीर का अत्यधिक दर्द करना या चेचक जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें मंकी पॉक्स से ही संबंधित, तो हाल ही में WHO के द्वारा मंकी पॉक्स के ब्लेडेड फर्स्ट, ब्लेडेड सेकेंड और सेकेंड बी को भी चिन्हित किया गया और इसके रूप में कांगो वेरिएंट और अफ्रीकी वेरिएंट जो हैं, इनके दोनों वेरिएंटों में जो अफ्रीकी वेरिएंट है, इसी को सेकेंड ए वेरिएंट के रूप में चिन्हित किया गया है WHO के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा लंपी नामक बीमारी आपको याद रखना है। इसके लिए लंपी प्रोवैक स्वदेशी दवा बनाई गई। किसके द्वारा? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हरियाणा और पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर बरेली के द्वारा प्रारंभ किया गया। हाल ही में हमने लैंगिया बीमारी के बारे में पढ़ा और लैंगिया बीमारी का प्रकोप या लैंगिया बीमारी का जो विस्तार है किस देश में देखा गया? तो चीन में देखा गया है। इसको भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग यहां देखिए, ये मंकी पॉक्स वायरस रियल टाइम PCR किट है। इसके द्वारा जल्द ही हम इस बीमारी पर इजाद पा जाएंगे या कंट्रोल कर लेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इसी क्रम में ये 10 प्रश्नों की सीरीज यही समाप्त हो रही है और आपसे कम शब्दों में यही कहना है, अगर ये सीरीज आपके लिए फायदेमंद लग रही है, आपको लगता है कि इस सीरीज से आपको जरूर फायदा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।